Donald Trump is now thinking of sanctioning INSCTC पोर्ट का ऑपरेटर प्रोडक्ट जिस देश के थ्रू जाते हैं वहाँ पे इंडिया स्टैंड्स अ चांस ऑफ इफेक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस. IMEEC could pump about 90 billion euros into India and European Union का ट्रेड. जियोपॉलिटिकली मिडल ईस्ट इज़ अ माइनफील्ड. बीच में थोड़ा शांत हो गया था, अभी लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू रिमेन सो. INSCTC can also unlock about 40 to 50 billion dollars for India in trade. INSCTC में इंडिया का इन्वेस्टमेंट का बोझ जो है वो भी लाइटर है. वहाँ पे 5-10 बिलियन डॉलर था, यहाँ पे 2 to 5 बिलियन डॉलर्स. नमस्कार एंड जय गुरुजी टू ऑल यू हार्टलैंडर्स. आपको शायद कल या परसों का न्यूज़ में आया है सुनने को कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ सैंक्शनिंग INSCTC पोर्ट का ऑपरेटर विच इज़ गोइंग टू हिट इंडिया. सो इसको सुनने के बाद एक ऐसे भी मेरा एक लिखना था एक आर्टिकल. सो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ डिगिंग. करीब 10-12 वेबसाइट में गए और वहाँ से कुछ डेटा कलेक्ट किए और उसको कोलेट किए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक प्रॉबिलिटीज़ को एनालाइज करने के टाइम में इट केम आउट क्लियरली दैट जियोपॉलिटिक्स तो जो भी है जैसे भी है अपनी जगह पे है, वेरेवर इट इज़, हाउएवर इट इज़. लेकिन ये जहाँ तक अगर हम लोग मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि सऊदी अरब से, इजराइल से वगैरह से जाते हैं, वर्सेस द INSCTC कॉरिडोर जो कि ईरान से जाते हैं, ये दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे INSCTC का कुछ क्लियर एडवांटेजेस है जिसको लेके हम बात करेंगे, जिसको लेके इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. सो डाइव करेंगे इसमें कि वाई INSCTC इज़ एडवांटेजियस. जो भी डेटा निकला वो उससे थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करने के बाद सी बेसिकली दीज आर टू मैसिव ट्रेड कॉरिडोर्स. ठीक है, बोथ आर गेम चेंजर्स. दोनों प्रॉमिस करते हैं फास्टर ट्रेड, लोअर कॉस्ट, एक्सेस टू बिग मार्केट. वो सब तो ठीक है, लेकिन INSCTC का एक एज है. अब जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इकोनॉमी तो बूम कर रहा है. इंडिया वुड ऑलवेज फाइंड वेज टू मूव इट्स प्रोडक्ट्स, टू मूव इट्स एनर्जी, टू मूव इट्स डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड. तो कॉरिडोर फिर बन जाता है, नव कॉरिडोर बन जाता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे भी आप उसको समझना चाहते हैं. तो जितना भी फास्टर रूट्स मिलते हैं उसका मतलब यही होता है कि मेरा गुड्स जो है, सामान जो है, वो भी आसानी से पहुंचा पाएंगे. इसका मतलब ये भी होता है कि मेरे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे. इसका मतलब ये भी होता है कि मेरे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. सो उस हिसाब से दोनों IMEC और INSCTC को डिज़ाइन किया गया था कि ट्रांजिट जो है, ट्रांजिट टाइम को कट करना, कॉस्ट कट करना. हाँ, हो सके तो यूरोपियन मार्केट या मतलब बाहर का मार्केट, सेंट्रल एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, ये सब ओपन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जियोपॉलिटिकली अगर सोचे तो थोड़ा बहुत ये भी होता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी दैट इंडिया हैड दिस चांस टू मेक, और इंडिया हैज़ अ चांस टू मेक. ठीक है, दिस कॉरिडोर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो फार्मास्यूटिकल बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलिए, फ्रेश प्रोडक्ट्स बोलिए, ये सब का मतलब ये सब का बूस्ट हो जाएगा अबाउट 20 to 30%. ये सब में कॉस्ट सेविंग हो जाएंगे अबाउट 30 to 40% ऑन शिपिंग कॉस्ट कंपेयर टू द स्लोअर रूट थ्रू सुएज कैनाल. सुएज कैनाल में ब्लॉकेज, सुएज कैनाल का प्रॉब्लम, फिर हूती का इशू. हालांकि हूती का इशू इंडिया के साथ उतना नहीं है, नॉन द सेम, सोमाली पायरेट्स, ये वो सब करके ये क्या होता है. एंड नाउ दिस प्रोडक्ट्स आर सपोज टू अभी भी है, आर सपोज टू मूव ओवरलैंड. जिस देश के थ्रू जाते हैं वहाँ पे इंडिया स्टैंड्स अ चांस ऑफ इफेक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, सो ऑन द फेस ऑफ इट बोथ कॉरिडोर्स लुक गुड. थोड़ा सा भी IMEC को अगर देखते हैं, मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर तो बहुत एम्बिशियस है. बॉम्बे से आप मान लो अब सामान निकलेगा, अरेबियन सी क्रॉस करके मिडल ईस्ट में जाएंगे जबलाली पोर्ट से, वहाँ से पूरा सऊदी को कट करके जॉर्डन जाएंगे, इजराइल जाएंगे, वहाँ से यूरोपियन मार्केट जाएंगे. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी स्लिक विजन.
स्ट्रेट अवे यूरोप में एंट्री मिलता है ग्रीस से, विच इज़ यूरोपियन यूनियन, फ्रेट चीपर हो जाता है, ओके, ग्रीन ट्रेड इकोसिस्टम होता है, बनता है, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ फोकस देयर ऑन ESG एंड थिंग्स लाइक दैट, एनर्जी पाइपलाइन, डिजिटल कनेक्टिविटी, देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. नंबर्स आर ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव. जब मैंने कैलकुलेट किया, डेटा कोलेक्ट किया, यहाँ से वहाँ से डेटा लेके फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, बाई 2030 ऐसा लग रहा था कि IMEEC, India Middle Eastern Economic Corridor, could pump about 90 billion euros into India and European Union का trade. That is a 25 to 30, 35, 32% spike in trade volume. ट्रांजिट टाइम का जहाँ तक सवाल है, यूरोप में यहाँ से सामान जाएगा, ट्रांजिट टाइम को ड्रॉप फ्रॉम अबाउट 20, 22, 25 डेज इनटू जस्ट 10-15 दिन. इसी एक ट्रिप में कुड सेव अबाउट $1 million पर वन राउंड ट्रिप. $1 million सेव हो सकता है. वंस योर चैनल विद मिडल ईस्ट गेट्स एस्टैब्लिश्ड, गेट्स स्ट्रीमलाइंड, फिर आपका गल्फ से जो इंपोर्ट होता है, एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम गल्फ, दैट विल गेट चीपर. Now there is a chance of that probably saving about $2 to $3 billion a year on fuel and insurance, right? Plus logistics तो है, logistics hubs है, job creation है, e-commerce revenue है, बहुत सारा कुछ है. उस सब में भी about $15 billion का मतलब पिक्चर दिख रहा था, right? प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली देयर आर 3 प्रॉब्लम्स. मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर लेके देयर आर 3 प्रॉब्लम्स. लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज जियोपॉलिटिकली मिडल ईस्ट इज अ माइनफील्ड, ऑलवेज हैज़ बीन. बीच में थोड़ा शांत हो गया था, अभी लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू रिमेन सो. कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी फ्लेयर हो सकता है, कभी भी कोई भी टेररिस्ट आके किसी भी देश पे बैठ जाएगा राजा बन के, एंड गेटिंग एनी विच वेज, गेटिंग कंट्रीज लाइक जॉर्डन एंड इजराइल एंड सऊदी अरेबिया to agree on common regulation, to agree on common rules is incredibly difficult. There are too many restless, too many frisky, too many neurotic basically is the word, players out there. Too much of tribal, too much of ethnic, too much of sectarian, too much of religious tension, too much of all of this historical baggage in between them. ये है पॉइंट नंबर 1. सो मिडल ईस्ट द वे इट वाज बैक इन द 80s एंड 90s, बीच में थोड़ा सा शांत हो गया था. अगेन विद सीरिया वॉर एंड दिस एंड दैट एंड असाद के पीछे लग जाना, द रिटर्न ऑफ आईसिस, इराक गेटिंग इनटू केओस, अभी भी चल रहा है, अभी भी चलेगा. पॉइंट नंबर 2, इशू नंबर 2 इज अंकल. Uncle is a key backer of the Middle Eastern corridor, and Uncle has been absolutely unpredictable. एक तरह से हैप्पी बर्थडे मोदी जी कर रहे हैं, दूसरी तरह से H1B वीज़ा का आपको पता है क्या हो रहा है, ओके. एक तरह से इंडिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दूसरी तरह से INSCTC में सैंक्शन लगाओ. एक तरह से जाओ भाई, तुमको जहाँ से जो भी खरीदना है खरीदो, दूसरी तरफ से रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते हो. सो इट इज़ बिकम कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. एंड द फैक्ट इज़ अभी INSCTC को तो आप सैंक्शन कर रहे हो, तो IMEC का इंडिया को अगर मान लीजिए उसी हिसाब से चलते हैं कि चलो INSCTC को अपनी फ़िलहाल के लिए स्टॉल हो गया, तो इंडियाज़ ओनली ऑप्शन इज़ मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर. अब मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर में आप वहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग नहीं करोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है. So if they pull back funding, if the priority shifted, which it most definitely would, then India is stuck with about a $5 to $10 billion bill. India का Middle Eastern corridor में India's share is between $5 and $10 billion. पॉइंट नंबर 3 क्या है? BRI. अगर आप मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू जाते हो, देन BRI becomes your competitor, BRI becomes your adversary. BRI is already competing for trade volume. Okay. और ये IMEC का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट गोइंग टू कम बिफोर 2030. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्शन जब मैं देख रहा था, इट इज 15 to 20% ओनली इफ एवरीथिंग गोज परफेक्टली. द प्रॉब्लम इज थिंग्स नेवर गो परफेक्टली इन मिडल ईस्ट. रेयरली गो नहीं बोलेंगे, नेवर. थिंग्स नेवर गो परफेक्टली इन मिडल ईस्ट. ठीक है. नाउ ये सबके कंपैरिजन में इफ यू लुक एट द INSCTC, this corridor is not as flashy as Middle Eastern corridor. So many Western players, so much of glitz, so much of glam, so much of snazzy effect. ऐसा कुछ नहीं है. But it has got, it has got mean muscle. जहाँ पे चाहिए वहाँ पे है.
इसमें क्या होता है, सामान मुंबई से मूव करेंगे, जाएंगे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट में, वहाँ से जाएंगे ईरान के थ्रू अज़रबैजान और आर्मेनिया। आप पकड़ के चलो आर्मेनिया में एक प्रॉब्लम खड़ा किए है ज़ैंगिज़ोर कॉरिडोर लेके, और आर्मेनिया को भी अज़रबैजान के साथ एक ही चेयर में बैठा के, एक ही टेबल में नहीं, एक ही चेयर में दोनों को एक के ऊपर दूसरे को बैठा के, नाउ यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग टू गो देम। ये जाना था आर्मेनिया से जाके एकदम सीधा रशिया का अस्तरखान में। अस्तरखान जाएंगे, अस्तरखान से पहले इट कुड टैप इनटू सेंट्रल एशियन मार्केट थ्रू ईरान, अफगानिस्तान के वहाँ जा सकते, बाकी सेंट्रल एशियन मार्केट में जा सकते, और कॉकेशस के थ्रू अस्तरखान से इट कैन मूव इनटू द बाल्टिक स्टेट्स, इट कुड मूव इनटू द बाल्टिक स्टेट्स। नंबर्स जो निकल रहे हैं, नंबर्स आर सॉलिड। INSTTC can also unlock about $40 to $50 billion for India in trade. Now, हो सकता है आपका मिडल ईस्ट से एनर्जी इंपोर्ट कम ना हो, नहीं मिलेगा, बिकॉज INSTTC के आप थ्रू जा रहे हो, लेकिन यू हैव डिस्काउंटेड ऑयल, रशियन ऑयल। सो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल एंड कोल इज गोइंग टू सेव इंडिया $20 billion a year, billion with a B. If everything goes according to plan, exports into Nordic countries, Baltic EU states could grow by 10 to 15%. बहुत बहुत conservative figure is 10%, a very ambitious figure is 15 to 18%. आप कंजर्वेटिव से भी कंजर्वेटिव अगर 7 to 8% भी पकड़ के चलो तो भी बहुत है। Overall trade growth, the way things are collated, the way I got to collate things, looks like it would be a overall trade growth by between 20 and 30, where 20 is on the conservative side, 30 is on the little more adventurous side. Transit time to Russia, transit time to Moscow down to 15 to 20 days, which is about 40% faster than the Suez Canal route. यहाँ पे भी एक शिपमेंट का $1 million सेविंग, राइट। जहाँ तक चाबार पोर्ट का सवाल है, जिसके ऊपर सैंक्शन करने का सोच रहा है, जहाँ तक चाबार पोर्ट का सवाल है, चाबार पोर्ट इन ईरान हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट $5 to $10 billion in revenue and create about 3 lakhs jobs in rails, in logistics. This boosts India's GDP. This boosts India's GDP by up to 0.8%. और इसमें कुछ हद तक काम हो भी गया। coal train started running in 2024, and this shows that the corridor can hit about 70% capacity, और full operations चालू हो जाएंगे 2028 तक। सैंक्शन का जो ये कहानी है, इसको दिमाग से हटा के बोल रहा हूँ। It is operating at 70 to 70% capacity right now. Full operational capacity is on by 2028. So ठीक है, इवन इफ नंबर्स आर कंफ्यूजिंग, ये हो सकता है वीडियो आप देख रहे हो, आपका वो पिछले 5 मिनट पहले जो नंबर्स आपको बोला और अभी जो नंबर्स मैंने आपको बोला शायद आपको याद नहीं है, बट स्टिल एक बार रिकैप करें तो वाई आई थिंक INSTTC इज अ स्मार्टर प्ले, वाई इवन यूनाइटेड स्टेट्स थिंक्स INSTTC इज अ स्मार्टर प्ले, बिकॉज दैट इज द ओनली रीजन वाई दे आर सैंक्शनिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर। INSTTC का नंबर थोड़ा कम है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी। INSTTC का ना जो INSTTC मशीन जो है, इसका मूविंग पार्ट्स जो है कम है। यू आर डीलिंग विद अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ कंट्री, यू आर डीलिंग विद लार्जर चंक्स ऑफ कंट्री, यू नो, लाइक ईरान इज अ बिग चंक ऑफ लैंड, रशिया इज अ बिग चंक ऑफ लैंड। कंपेयर दिस टू द मिडल ईस्टर्न, देयर आर सम 8 or 9 nations, so which means more moving parts, 8 or 9 nations with a lot of historic baggage, sectarian issues, tribal issues, religious issues, so on and so forth. यहाँ पे क्या है, यू गॉट बिग प्लेयर्स, बिग साइज जोग्राफी, ईरान, इंडिया, रशिया, सो उसका मतलब फ्यूअर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, फ्यूअर रेड टेप्स, फ्यूअर चांसेस फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग. If you are getting in with INSTTC, you would naturally have Russia, and you could also persuade China to be a part of that, not directly, indirectly. So you could get 2 heavy hitters in your corner, because when it concerns Central Asian market, Russia and China provides you the security, and with the kind of a thaw that we are seeing in Indo-China relationship, I am not saying that is definite possibility, but there is a fair possibility that that could happen. So their involvement adds that layer of security. देन INSTTC का एक और एडवांटेज है, जिसको लेके शायद ये लोग का नींद हराम हो गया है अंकल का, देख, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम।
crypto, Iranian currency, Russian currency, Chinese currency, Indian currency, this could easily dodge Western sanction. और इसको भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि वंस दैट बिकम्स फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल एंड वंस दैट बिकम्स फुल ऑन, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दे, मतलब सैंक्शन तो फिर कोई काम ही नहीं करेंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, INSTC में इंडिया का इन्वेस्टमेंट का बोझ जो है वो भी लाइटर है। वहाँ पे 5-10 बिलियन डॉलर था, यहाँ पे 2 to 5 बिलियन डॉलर्स टू द चाबहार पोर्ट। मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर में 5 to 10 बिलियन डॉलर्स। पे ऑफ जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फास्टर। यहाँ पे वी आर लुकिंग एट अ 3 to 5 years payback, 12 to 18% return, expected to start from 2028. And then comes in the question of sanctions and challenges, sanctions on Russia, sanctions of Iran, they are a headache. All right, so that is where all these sanctions, I mean, this is absolutely clear, this is black and white. Let us not, of course, there could be geopolitical undercurrents there. I am sure there are geopolitical undercurrents. There could be a lot of other presentations also where you read in between the lines and all. But मैं कह रहा हूँ उतना भी ज़रूरत नहीं है. It is staring at you in your face. These are the points and these are the facts why INSTC sounds like a better idea. Especially अभी का इंडिया का जहाँ तक alignment का सवाल है with Russia and China, thawing between China and India relationship and this and that. Sanctioning INSTC makes a lot of sense because the numbers are straight here. It's available in the public domain and I am going to be, जो website में मैं गया और data collect करने के लिए, I am going to be sharing all the website details in the description box. Okay. Now, objectively speaking, Middle Eastern corridor is not a bad idea if everything clicks. If everything clicks, then it could bring about a lot. Okay, 30 to 50 billion dollars. 30 to 50 billion dollars compared to INSTC's 20 to 30 billion. मतलब INSTC का एडवेंचरस एजम्पशन 30 बिलियन जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से मिडिल ईस्टर्न का शुरू होता है। बट मिडिल ईस्टर्न का क्या है, मिडिल ईस्ट का रिस्क, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का रिस्क ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर्स में स्टेक होल्डर ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर्स में प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो 30 to 50 billion dollars sounds good, but it is a big if because it's a volatile region and we know how things are. There is regulatory gridlock, there are too many moving parts, there's a completely unreliable United States. So that is all. ये सब देख के ना फिर 30 से 50 बिलियन डॉलर starts making less sense to you and 20 to 30 billion dollars starts making more sense to you. Something which is leaner, something which is faster to build, something which is backed by partners who are not going anywhere because you are a geographic continuity, right? ईरान के बगल में इंडिया, एक दो नेशन छोड़ दीजिए बीच में, इंडिया के बगल में चाइना, चाइना के बगल में रशिया, रशिया के बगल में ईरान. सो इट्स लाइक अ ह्यूज सर्कल, geographic circle. These players are not going anywhere. Smaller number of players. In the next 5 से 10 साल में दोनों कॉरिडोर मिल मुला के, if we were living in an ideal world, then they were talking about 50 to 80 billion dollars of combined trade for India by 2035. However, वो सब छोड़िए, 50-80 ये सब छोड़िए. INSTC is a safer play. It is not just about trade volume, it is about reliability, it is about building and mapping your influence zone. In a world that we are living in, where Middle East is back again to being the same explosive or implosive, pick your choice of word, region that it used to be, a corridor like Middle Eastern corridor makes less sense. But a corridor like Middle Eastern corridor remains firmly under the thumb of Uncle Sam. That is why Uncle Sam is all hell-bent on sanctioning the INSTC, because INSTC stands for whatever reasons that we have discussed right now. So there you have India's big bet on 2 trading corridors, and why I think INSTC is the one, and why I think INSTC, I don't think, we all know. INSTC has been sanctioned or is about to be sanctioned. It is not the flashiest one, but it is the one that, like, on a normal day, objective analysis के बाद, that was the one that was supposed to deliver, that was most likely to deliver, that was the most realistic between the two. Alright, so that's about it. Tell me how you like the video. If you enjoyed this analysis,
please like, share, please share amongst your friend, send a comment, and if you have not subscribed to the channel, please think of subscribing. Until the next time, stay sharp. This is Heartland Dairy signing off. Jai Guru.